Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक एस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एनसीईआरटी क्लास 12 की इतिहास की एनसीईआरटी है। इसमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना है। ये भाग 1 है और इसी तरह भाग 2 और भाग 3 तीनों जो टॉपिक आपको मिल जाएंगे अलग अलग करके वीडियो में। ये जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है, इसमें जो है भाग 1 में केवल भारतीय इतिहास में हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है डिटेल में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और इस पूरे चैप्टर में भाग 1 में जो है हम केवल क्लास जो है प्राचीन भारत के एनसीईआरटी को ही इसमें हम देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। उससे पहले हम लोग विषय सूची को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये विषय सूची है, इसमें हमें ईंट, मनके और अस्थियां पढ़ना है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। जो दूसरा चैप्टर है उसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ना है और 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का इतिहास इसमें दिया गया। राजा, किसान और नगरों के बारे में है। इसके बाद है आरंभिक जो समाज था हमारा, उसमें जो है बंधुत्व क्या है, जाति और वर्ग क्या था, इसके बारे में जानना है, अर्थात वैदिक काल के बारे में जानना है। और फिर हमें सांस्कृतिक विकास जानना है, विचारक, विश्वास और इमारतें। तो हमारे देश में जो आर्ट एंड जो है कल्चर के तहत अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ स्मारक बनाए गए, भवन बनाए गए, वास्तुकला बनाई गई हैं, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा और हम जो है पूरे को एक एक चीज करके आपको यहाँ पर बताएंगे। लेसन शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कितने नाम हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के टोटल 6 नाम है। इसमें कोई भी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको याद करना है। ये आपको ये लिस्ट पूरी दे दी गई है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। पहला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नाम ही है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सभ्यता का सबसे ज्यादा विकास जो हुआ था वो सिंधु नदी के क्षेत्र में हुआ था। आप ये देख सकते हैं। तो सिंधु की घाटी में इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा इसका नाम क्या रखा गया, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता। तो सिंधु नदी तो ये हो गई और सरस्वती नदी जो है यहाँ बहती थी, जिसे आज हम घग्गर कहते हैं। तो दोनों जगह पे ये सभ्यता का विकास हुआ था घाटियों में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? विद्वानों ने इसका नाम रख दिया गया सिंधु और सरस्वती घाटी की सभ्यता। तो 2 नाम हो गया। तीसरी सभ्यता इसका नाम है प्रथम नगरीय सभ्यता। तो प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि भारत में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, सबसे पहली बार इस सभ्यता में नगरों का विकास हुआ था, इसलिए इसको हम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में यहाँ के लोगों ने क्या किया था, तो तांबा और टीन दोनों को आपस में मिला करके एक नई धातु बनाया था, जिसे कांसा कहते हैं। तो कांसे का यूज या प्रयोग पहली बार किसने किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कांस्य युगीन सभ्यता पड़ गया। ठीक है। इसका एक नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि सबसे पहली बार हड़प्पा नामक नगर ही खोजा गया था 1921 में, दयाराम साहनी ने खोजा था, इसीलिए इस पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है। और याद रखना, इसको सैंधो सभ्यता भी कहते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ सैंधो सभ्यता भी नाम आता है। तो याद रखना, जो सिंधु नदी है इसको सिंधी भाषा में सैंधो कहते हैं, इसीलिए सिंधु सभ्यता को सैंधो सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें टोटल इसके 6 नाम है, मैंने पूरा दे दिया है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो पूछिएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे आगे लेसन की ओर। ये पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। क्लास 12 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता है, पार्ट 1 का। इसमें हमें ईंटों के बारे में, मनकों के बारे में और अस्थियों के बारे में जानना है, डिटेल में जानना है, बिल्कुल मैप के थ्रू। हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले याद रखिएगा, एक यहाँ पर हड़प्पा में मोहर पाई गई है। ये मोहर में एक सींग वाला पशु बनाया गया है, आप ये देख सकते हैं। तो एक सींग वाला पशु ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रिय पशु था और इस पे कुछ चीजें लिखी गई हैं। इसके अर्थ को अभी तक निकाला नहीं जा सका है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या है। तो इसी लिपि को पढ़ने के लिए प्रयास लगातार जारी है, तो इसको हम आगे और डिटेल में बताएंगे। ठीक है। तो लिखा है हड़प्पा ये मोहर, जैसे इसकी मोहर पे यहाँ पे दिखाया गया है। तो हड़प्पा की जो मोहर होती थी, उन मोहरों के माध्यम से ही ये लोग जो है अपने मैसेज को देते थे और अपने जो इनके यहाँ परंपराएं, कल्चर था, वो इन मोहरों के माध्यम से ही उनको दर्शाया जाता था। लेकिन ये कल्चर में इसका क्या उद्देश्य था, ये अभी तक जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें ये मालूम नहीं चल पाएगा। तो अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। तो लिखा है हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट
वस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो एक बात याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें बनती थी वो पत्थर की बनती थी और सेलखड़ी की बनती थी। सेलखड़ी मतलब चूना पत्थर की, ठीक है। तो दोनों तरह की बनती थी, तो उसमें बदलाव किया जा सके इसीलिए बनाई जाती थी और इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृदभांडों का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों और दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण मतलब खोज करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इन सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है कि हमेशा ही रहें, क्योंकि जब तक हम उसको इसकी लिपि को पढ़ नहीं सकते तब तक हमें इसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं मिलेगी। आगे लिखा है परिभाषित शब्द स्थान और काल। तो लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता को कई नामों जाना जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। तो हड़प्पा सभ्यता के टोटल 6 नाम है, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। लिखा है पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं हड़प जो है अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। तो यहाँ से बहुत सी चीज़ें जो पाई गई हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में पाई गई हैं। जैसे आप मनके मतलब हो गया जो घड़े बनते थे। बाट, उस समय आभूषण भी मनकों को आभूषण भी कहते थे और मनकों को घड़ा भी कहा जाता था। बाट हो गया नाप तौल के लिए और फलक बनते थे। तो सबके बारे में यहाँ जानकारी एक एक करके दी गई है। तो लिखा है इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम से किया गया था। मैंने आपको ऊपर बताया भी था। इसका कार्यकाल जो होता है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कह देते हैं। तो याद रखना इसके कई नाम है जैसा मैंने ऊपर आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप ये मनकों को यहाँ देख सकते हैं, ये अलग अलग फलक हैं, ठीक है। ये फलक हो गए, ये बाट हो गया और ये मनके हो गए जो आभूषण का काम करते थे। इस पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी इस पर डिजाइनें बनाई गई हैं। तो इसका मतलब उस समय भी लोग जो है डिजाइनों के बारे में जानते थे। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो है एक पूरा मैप दिया गया है और हड़प्पा सभ्यता याद रखिएगा ये एक जो है त्रिभुजाकार सभ्यता थी। जो है आप इस मैप पे यहाँ देख सकते हैं त्रिभुजाकार, ये पूरा मैप मैंने बता दिया है। तो त्रिभुजाकार सभ्यता थी, याद रखना, ठीक है। और याद रखना ये सभ्यता जो है सिंधु नदी से हो करके ये आप देख सकते हैं। तो सिंधु नदी और यहाँ पर नदी थी सरस्वती नदी। तो सिंधु और सरस्वती के घाटी में इस सभ्यता का विकास हुआ था। इतनी बड़ी सभ्यता इस क्षेत्र में थी, ठीक है। ये आपको ये याद रखना है पहले चीज। और याद रखना इसमें कौन कौन सी नदियां प्रमुख थी। तो सिंधु थी, सतलज थी, राबी है, चेनाब है, झेलम है, ठीक है। तो इन्हीं नदियों के किनारे बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, जैसे चेनाब नदी किनारे मांडा। तो मांडा सबसे उत्तरी स्थान है किसका, हड़प्पा सभ्यता का। ये आप इस मैप पे भी देख सकते हैं। दूसरा सबसे दक्षिणी जो क्षेत्र था वो दैमाबाद था, वो आपका महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है वो आपका आलमगीरपुर है, वो आपका यहाँ पर है, कहाँ पर, मेरठ में है। और सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है वो सुतकांगेडोर है, ये आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं। तो ये त्रिभुजाकार जैसा यहाँ बनाया गया है, तो त्रिभुजाकार आकृति में ये आप दोनों चीज़ों के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ जो मैप लगाया गया है और जो ये आपको मैंने बताया है, तो दोनों के माध्यम से आपको यहाँ समझाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे नगर हैं, जैसे आप देख सकते हैं लोथल है, ये बंदरगाह था। साबरमती
और जो है माही नदी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यहीं पर रंगपुर था, यहीं पर नागेश्वर था, धौलावीरा भी गुजरात में ही था। चाहूदड़ो और मोहनजोदाड़ो ये कहाँ है? आपका पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है। आमरी बालाकोट ये भी सिंधु प्रांत में ही है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, जो है मिताथल ये भी हरियाणा में है। ठीक है। हड़प्पा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी किनारे है। ठीक है। और ये कोटदीजी जो है ये भी सिंधु प्रांत में है, पाकिस्तान में है। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। और हड़प्पा सभ्यता को कैसे बांटा गया है, कैसे किस आकार में, ये मैंने आपको डिटेल बता दिया, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे हम समय की बात कर ले। समय निर्धारण क्या होता है? बीसी। अक्सर जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बीसी और एडी शब्द आता है। तो बीसी और एडी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में इसे जो है ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से होता है। याद रखना, ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी माना जाता है। तो 1 ईस्वी के पहले जितनी भी घटनाएं होती हैं उन्हें हम बीसी या फिर ईसा पूर्व कहते हैं। और जो ईसा मसीह 1 ईस्वी के बाद की जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ईस्वी कहते हैं, एडी कहा जाता है। ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ समझाया गया है। आगे लिखा है, कभी कभी आप तिथियों में पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हैं, या एनो डेमिनी जो है डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो ईसा मसीह जन्म 1 ईस्वी से, तो जितनी भी घटनाएं हुई उसे हम ईस्वी कहते हैं, और जो ईसा मसीह के जन्म के पहले घटना हुई उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, अर्थात बीसी, और इधर हम एडी कहते हैं। ठीक है। आगे लिखा है, आजकल एडी की जगह जो है सीई या बीसी की जगह जो है बीसीई का प्रयोग भी होता है। ईसी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है। आगे लिखा है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर जो है प्रेजेंट होता है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व और सीई के लिए मैंने ईस्वी अर्थात बीसी, बीपी के लिए वर्तमान में पहले शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसमें बीसी और एडी ही आपको मिलेगा, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, आरंभ कहाँ से होता है, सिंधु सभ्यता का आरंभ होता कहाँ से है? तो लिखा है कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा के पहले भी कई जो है संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन जैसी संबंध थी, तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर होती थी। कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने वाले संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थानों के त्याग किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। ठीक है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया। निर्वाह के तरीके क्या थे इसमें? तो आपने मानचित्र 1 और 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कि कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। तो हड़प्पा से पहले यहाँ पे संस्कृतियां थीं, वहीं पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिसमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं, मतलब वो लोग कैसे रहते थे, उनके जीवन शैली कैसी थी, उसके बारे में है। समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी जो है आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए थे। इसका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में जो है गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में गेहूं और जौ सबसे प्रमुख फसल थी। चावल का इस्तेमाल ये लोग कम करते थे, जो साक्ष्य कम पाए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा ये लोग दालों का, सफेद चना का, तिल का और जो है बाजरे का भी उपयोग ये लोग करते थे। इसका मतलब इस अनाजों से, जितने भी अनाज यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी अनाजों से हड़प्पा सभ्यता के निवासी परिचित थे। आगे लिखा है, हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों,
में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल हैं। इसका मतलब इन जानवरों के मांस को यहाँ के लोग खाते थे और इन जानवरों से यहाँ के लोग परिचित थे। पुरा प्राणी वैज्ञानिकों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियां जैसे वराह मतलब सुअर, हिरण तथा जो है घड़ियाल भी की भी हड्डियां मिली हैं, मतलब उनका शिकार लोग करते थे। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मतलब ये हमें जानकारी नहीं मिली है क्योंकि हम इनकी लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। इसका मतलब कि मछली यहाँ के लोग खाते थे और पक्षी भी लोग यहाँ पर मार के खाते थे। ये यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है जो सिंधु नदी के क्षेत्र को दिखा रहा है। तो सिंधु नदी के क्षेत्र में याद रखना यहाँ बहुत सारे नगरों को यहाँ पे दिखाया गया है। आप ये डॉट डॉट करके देख सकते हैं। ये गुजरात का क्षेत्र है जहाँ पर जो आपका कोटदीजी दिख रहा है, सिंधु नदी आपको यहाँ पे दिख रही है अरब सागर में गिरते हुए। यहाँ पे आमरी नाल नामक शहर था, सिसुअल नामक शहर था। तो ऐसे कुछ नामक जो शहर थे ये बहुत फेमस थे और ये बहुत व्यापारिक केंद्र भी थे और कृषि के लिए उत्पादन के केंद्र भी यहाँ पे थे। यहाँ पर आप एक बैल का जो है आप देख सकते हैं पक्की मिट्टी से बना एक वृषभ। तो उस समय बैल का भी जो है मूर्ति बनाई जाती थी। इसका मतलब उस समय लोग बैलों से ही खेती करते थे, इसीलिए बैलों से परिचित थे, इसीलिए लोग जो है इसका मूर्ति बनाया है। तो लिखा है आगे, कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी, मतलब इनकी कृषि की तकनीक कैसी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। तो लिखा है, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्यों? कि इनकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर हमने ये पता लगाया है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? और जुते हुए खेत कहाँ से पाए गए हैं? कालीबंगा से। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियों में मिट्टी की मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। वृषभ मतलब बैल के विषय में जानकारी थी क्योंकि यहाँ पे मिट्टी की मूर्तियां पाई गई हैं और मोहरें भी मिली हैं जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान किसे कहते जानते? जो सिंधु घाटी का क्षेत्र है उसे चोलिस्तान भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली कहाँ है? ये गुजरात, ये आपका याद रखना हरियाणा में है। बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो यहाँ से जो है क्या मिले हैं? तो यहाँ से एक मिट्टी के हल पाए गए, जैसा आप मैप पे देख सकते हैं मिट्टी के हल यहाँ पाए गए। कहाँ पर? बनावली में। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं और मिट्टी के हल पाए गए हैं। तो इसका मतलब अनुमान लगा लिया गया कि यहाँ के लोग खेत की जुताई भी करते थे और हल और बैल का प्रयोग करते थे। आगे लिखा है, जो आरंभिक हड़प्पा अस्त्रों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान हैं, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के पत्थरों में जो है बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वह धातुओं के औजारों का प्रयोग करते थे? इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। आगे लिखा है, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। अर्ध शुष्क मतलब हो गया कि वो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे वर्षा कम होती है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अफगानिस्तान में जो है सोतुघई, तो याद रखना अफगानिस्तान में पुरातात्विक स्थल है हड़प्पा सभ्यता का सोतुघई, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि नहरों के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में कहाँ पाए गए हैं, तो अफगानिस्तान के सोतुगोई से पाए गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। परंतु पंजाब और सिंध में नहीं पाए गए हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग जो है संभवतः कृषि के लिए जल संचय के लिए किया जाता था। तो जलाशय कहाँ से मिला है? धौलावीरा गुजरात से पाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको यहाँ पर बताया गया है। आगे यहाँ देख सकते हैं धातु के औजार ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो आप ये धातु देख सकते हैं, सब कांसे के धातु के
औजार इस समय इस्तेमाल होते थे। इसके बाद धौलावीरा से मिला एक जलाशय, जो अभी मैंने बात किया, तो धौलावीरा से यही जलाशय मिला है। आप देख सकते हैं इसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का भी प्रयोग किया गया है और इसमें पानी स्टोर होता था और लोग जो है इसका उपयोग सिंचाई जैसे कार्यों के लिए करते थे। इसके बाद यहाँ लिखा है पुरातत्व मतलब पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। तो जो पुरातात्विक स्थलों से जो वस्तुएं पाई जाती हैं उनकी पहचान करने का तरीका क्या है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखा है भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदाड़ो में हुए उत्खननों में सबसे आरंभिक रिपोर्ट में एक ऐसे कुछ उदाहरण मिले हैं। तो क्या मिला है, जो है अवतल चक्कियाँ पाई गई हैं। तो अवतल चक्की ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसमें अनाज रखा जाता था और इस जो है इसी से ऊपर करके ऐसे अनाज को पीसा जाता था। तो ये जो है अवतल चक्की कर पूछा जाए कहाँ से पाई गई है, तो ये मोहनजोदाड़ो से पाया गया था। लिखा है बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूल, कठोर और कंकरीले अग्निज और बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः जो है उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर दिया होगा जिससे उन्हें हिलने न रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वह हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे लगाया जाता था, जिनमें निचला पत्थर खोखला हो जाता था अर्थात दूसरा होता था, जिसका प्रयोग जो है संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए और जड़ी बूटियों और मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। और इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को जो है हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर नाम दिया गया है और हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से जो है उधार मांगा होगा। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, तो मोहनजोदाड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना नामक स्थान पर जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इस नगर के बारे में बताया गया है। तो लिखा है संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। याद रखना हड़प्पा सभ्यता ही पूरी कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदाड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अच्छा नगर कौन था, मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, लिखा है यहाँ जो है मोहनजोदाड़ो में जो बस्तियां थी वो दो भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया जाता था और दूसरा जो है कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया जाता था। तो याद रखना दो तरीके से बसता था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस नगर को आप देखिएगा, ये मोहनजोदाड़ो का नगर है। तो जो ये आपका ईस्ट है और आपका ये वेस्ट है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र में ये नगर छोटा होता था, इसे हम दुर्ग कहते थे, इसे किला नगर या दुर्ग कहते थे। ये ऊंचाई पे बनाया जाता था और जो निचला नगर है ये काफी बड़ा होता था और ये निचले क्षेत्र में बनाया जाता था। तो जितने भी लोग आम जनता होती थी वो निचले क्षेत्र में रहती थी और जो ये वाला क्षेत्र है ये आपका जो है पश्चिमी क्षेत्र में था। और ये पश्चिमी क्षेत्र में इसलिए बनाया जाता था कि ऊंचाई बनता था, इसे हम टीला भी कहते थे, क्योंकि जब इधर से कोई हवा चलेगी, चाहे ठंडी हो चाहे लू चलेगी, तो ये जो दुर्ग नगर है ये इन हवाओं को रोक लेगा और ये सारे निचले नगर सुरक्षित बचे रहेंगे। इसीलिए हड़प्पा के नगरों को बांटा गया था। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया था, जितने भी नगर पाए गए। तो ये मोहनजोदाड़ो की जो है नगर विन्यास है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो लिखा है आगे ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया, मैंने अभी बता दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं जो है कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग के दीवार से घेरा गया, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई जो है भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी खोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी।
आगे लिखा है, अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया जाता था और फिर उनके अनुसार क्रियान्वयन होता था। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल होती थी, जो भले ही धूप पे सुखाकर अथवा भट्ठी में पकाकर बनाई जाती थी, एक निश्चित अनुपात में होती थी, जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी 2 गुनी होती थी। और इन प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में पाई गई हैं। तो ईंटों का ही प्रयोग करते थे यहाँ के लोग बनाने के लिए, ठीक है, घरों का। आगे लिखा है, हड़प्पा की दुर्दशा। तो लिखा है, हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया जो है स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। 1875 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल एलेक्जेंडर कनिंघम ने इन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। किसे? कनिंघम को कहा जाता है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। ने जो है लिखा है कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील थी। लंबी लाहौर मतलब और मुल्तान के बीच रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट हो गईं। इसके विपरीत मोहनजोदाड़ो कहीं बेहतर संरचित था। मतलब ये हुआ कि जब अंग्रेजों का समय था तो अंग्रेजों ने क्या किया कि लाहौर से और मुल्तान के बीच में रेल पटरी बिछा रहे थे, तो बगल में हड़प्पा नामक खंडहर था, तो वहीं से ईंटों को ला करके और जो है उन्होंने क्या किया, पटरी पे बिछा दिया, जिससे यहाँ की बहुत सारी संरचनाएं नष्ट हो गई, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो की एक नाली और इसके जो है विशाल प्रवेश को दिखाया गया। तो ये नाली है जहाँ से पानी जो है अंदर में आता था। तो यह लिखा भी है जो है नालों का निर्माण। तो यहाँ पे नालों का निर्माण होता था। तो लिखा है कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक है ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली। यहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। कहाँ की? हड़प्पा सभ्यता की। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों और नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे? तो आप ये समझ सकते हैं कैसे काटती थी। तो याद रखना, जैसे ये है आपका, ये सड़कें होती थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कों के किनारे ही नालियां होती थी और वहीं पर मकान बनाए जाते थे। उसी के बारे में यहाँ पर यह बताया गया है। तो लिखा है आगे, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया है। यदि घरों के गंदे पानी को नालियों के जो है गलियों से नालियों में जोड़ा जाता था, तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था, ठीक है। अब बात करेंगे दुर्ग की, जिसे मैंने आपको मैप पे दिखाया। तो हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग था, पर इन नियोजन में विविधताएं थी। मतलब कि याद रखना, जितने भी नगर पाए गए हैं हड़प्पा में, तो याद रखना जैसे ये आपका पूरा नगर है, तो पश्चिमी क्षेत्र में दुर्ग होता था और पूर्वी क्षेत्र में आवास होता था। लेकिन धौलावीरा एकमात्र शहर था जो 3 भागों में विभाजित था, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में। धौलावीरा और लोथल ऐसे स्थल पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, मतलब वहाँ किले बनाए गए थे सुरक्षा के लिए और शहर के कई हिस्से भी दीवार से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां पर हिस्सेदारी के रूप में एक करके की गई थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जो है गृह स्थापत्य की ओर। इस समय यहाँ घर कैसे बनते थे इसके बारे में हमें जानकारी रखना है। तो गृह स्थापत्य कैसा था? तो लिखा है, मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो निचला नगर था वहाँ आवासीय भवन बनते थे लोगों के रहने के लिए। तो घर कैसे बनते थे तो उसी के बारे में बताया गया। तो लिखा है, इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिनके चारों ओर कमरे बने थे। आप इसको मैप पे पहले देख करके आप समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये पूरा मकान है और यहाँ पर ये बीच में आंगन बनाया गया है और चारों तरफ उसके कमरे बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। उस समय घर ऐसे ही बने होते थे, ठीक है। तो लिखा है आगे, संभवतया आंगन खाना पकाने और जो है कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि
तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था, मतलब सीधा आप आंगन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप जैसे घर में अगर यहाँ से प्रवेश करते तो आपको ऐसे आने के बाद और तब घर में प्रवेश मिलता था, आप सीधे घर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आगे लिखा है, हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, मतलब वहां पर बाथरूम भी बनाया जाता था जो उसको पक्की ईंटों से फर्श बनाई जाती थी, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल और छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कई आवासों में जो कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था, मतलब जो आते जाते लोग थे वो भी कर सकते थे। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदाड़ो में कुओं की संख्या कुल लगभग 700 थी, तो वहाँ के हर घर में कुएं बनते थे पानी पीने के लिए। ठीक है, तो आप इस चीज को घर के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे वहाँ घर उस समय बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक अब तक खोजी गई प्राचीन प्रणाली, लिखा है नालियों के विषय में मैके ने लिखा है, मैके मतलब एक विद्वान थे, निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। ये कौन कह रहा है? मैके कह रहे हैं नाली के बारे में। हर जो है आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था और मुख्य नाले जो है गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। ठीक है, कुछ स्थानों पर ढकने के लिए जो है चूना पत्थर की पट्टियां का प्रयोग होता था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या जो है मलकुंड में खाली होती थी, मतलब ये नाली कैसे बनती थी ये उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं नगर के बारे में, ये आप देख सकते हैं दुर्ग। ठीक है, तो ये दुर्ग के बारे में देख सकते हैं, पूरा ये दुर्ग है। अब आप देख सकते हैं विशाल आंगन है, महाविद्यालय था। ठीक है, यहाँ पे जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है विशाल स्नानागार बना हुआ है। ठीक है, तो ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जैसे जैसे नगर बसे थे ये उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में एक एक चीज बताया गया, तो इसको अच्छे से देख करके इस मैप के माध्यम से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। लिखा है दुर्ग के बारे में, लिखा है दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इसमें से एक जो है माल गोदाम मतलब होता है जहां सामान रखा जाता था। माल गोदाम था एक ऐसी विशाल संरचना जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही शेष बचे हुए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए और विशाल स्नानागार समृद्ध था। ठीक है, आप देख सकते हैं विशाल स्नानागार को यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक जो है गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उसके ऊपरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 सीढ़ियां इसके 2 तरफ बनी हुई हैं। ये देखो उतरने के लिए 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया है। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं है। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक नली मतलब गली, दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 जो है स्नानागार बनाए गए थे और एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नान घर जो है से जो गलियां नालियां आगे लिखा है विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियों जो है मतलब गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके जो है उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई हैं। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर और जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जो है जलबद्ध किया गया है और इसके जो है तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं है। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए हैं और गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नान घर जो है से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी।
इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी स्थान विशेष के अनुष्ठानित स्नान के लिए किया जाता था। मतलब इसके मतलब यह हुआ कि स्नानागार बनाने का मतलब यह है कि वहाँ के लोग जल पूजा करते थे। तो आप यहाँ मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे जो है अलग अलग ये कुंड है और यहाँ पे अलग अलग स्नानागार बना है, स्नान घर बना हुआ है, उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। और ये माल गोदाम है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे पानी जो है नाली के माध्यम से कैसे पानी यहाँ पर आ रहा है किसके अंदर, स्नानागार के अंदर। ठीक है, तो ये पूरे संरचना को बना करके इसीलिए समझाया गया है, इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था इसके बारे में बताया गया है। तो लिखा है समाधान। इस समय लोग जो है जब कोई मर जाता था तो उसको किस तरह से दफनाते थे या जलाते थे, क्या करते थे, इसके बारे में बताया गया। तो लिखा है पुरातत्वविद जो है यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थीं, मतलब यहाँ के लोगों में क्या कोई सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थीं या नहीं है। सामान्यतया कई विविधताओं का प्रयोग करते थे। इन्हीं विधियों में से एक समाधान जो होता था उसका अध्ययन है। ठीक है, आप संभवतः पिरामिड के मिस्र के विशाल पिरामिडों जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड जो है राजकीय जो है समाधान थे जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। तो जो मिस्र का पिरामिड है वो भी क्या है, वो भी जो है समाधान है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, वहाँ के राजाओं को। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। तो गर्त बना करके वहां पर लोगों को दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं, कहना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन अगर समाधान के तरीके अलग अलग हैं तो इसका मतलब है कि समाज में एक जैसे लोग नहीं थे, कई तरह के लोग थे। यह संभावना व्यक्त की जा सकती है। आगे लिखा है कुछ कब्रों में मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले हैं। तो इसका मतलब यह अनुमान लगाया गया कि जो लोग मर जाते थे तो उनके साथ मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी रख देते थे। और ऐसा अनुमान लगाया गया हो सकता है लगाया गया हो कि जो परलोक में जो लोग जाएंगे वहां भी इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था, जैसे मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है, मतलब ये मान्यता रही होगी वहां, इसीलिए लोग जो है कब्र में इन चीजों को रख देते थे। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। इसका मतलब यह होगा कि पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले जो है जेपसर एक प्रकार का जो है उपरत्न के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहाँ पर? तो ये हड़प्पा मिला। कहीं कहीं पर मृतकों को जो है तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। तो यहाँ जो मैप आप ये दिखाएंगे वो दर्पण है। किसका दर्पण है? तो तांबे का दर्पण भी पाया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये दर्पण है तांबे का। तो इसका मतलब ये मतलब हुआ कि वहां के लोग जो है दर्पण का भी प्रयोग करते थे जो तांबे का बना हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है परंतु कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। तो बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते, लेकिन कुछ चीजें दफना देते थे। आगे लिखा है विलासिता की वस्तुओं की खोज की गई। विलासिता मतलब होता है आरामदायक वस्तुओं का, यहाँ ये लोग उपयोग करते थे। तो लिखा है सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी या विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। इनमें चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि सम्मिलित थे। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती है। मतलब जो ये वस्तुएं पाई गई हैं तो समाज में सब लोग यूज करते थे, सब पाया गया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कीमती हैं और जो खास करके अमीर वर्ग ही हो सकता है यूज कर रहे हों।
पुरातत्वविद उन वस्तुओं की कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हों अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फयास घिसी हुई रेत अथवा बालू का रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। तो इसका मतलब है कि वहाँ अमीर और गरीब दोनों वर्ग के लोग रहे होंगे। आप देख सकते हैं ये घड़ा यह बनाया गया है, इस पर डिजाइन की गई है, तो ये जो है कम स्थान पाया गया। तो इसका मतलब यह है कि विलासिता चीजें हैं और अमीर लोग ही इसका प्रयोग करते थे। आगे लिखा है, स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जैसे जो है तकलियां जो फायंस की जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी मिलती हैं, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? ये जो है थोड़ा सा जा करके जो है लोगों को भ्रम में डाल देता है। आगे लिखा है, यदि हम ऐसी पुरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी बस्तियों में ये बिरले ही मिलती हैं। उदाहरण के लिए फायंस से बने लघु पात्र जो संभवतया सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिले हैं तथा कालीबंगा जैसे छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं मिले हैं। तो सोना भी दुर्लभ और सामान आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हड़प्पा से सोने के आभूषण भी प्राप्त किए गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है, संचय शब्द का मतलब क्या है? लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था। लोग संचय कर लेते थे, इकट्ठा करके रखते थे। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के लिए होते रहे होंगे। इसी कारणवश जो है मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया हो या तब उन्हें अपने स्थान पर ही रहते थे जब तक कोई पुरातत्वविद उन्हें खोज नहीं निकाला। मतलब वो अपने स्थान पर रख के भूल गए होंगे, बाद में जब खुदाई हुई तब ये पाया गया। आगे बढ़ते हैं, लिखा है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो उस समय शिल्प क्या था, शिल्प का उत्पादन कैसे होता था, इसके विषय में जानकारी मिली। तो इसका मतलब है कि उस काल के लोग शिल्प कला से भी परिचित थे, क्योंकि ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं। तो क्या पाया गया है? तो लिखा है यहाँ, चित्र 1 में चाहूदड़ो को चिन्हित कीजिए या मोहनजोदाड़ो से जो है 125 जो है हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती थी। तो मोहनजोदाड़ो भी कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। आप इस मैप को देख सकते हैं, ये पाकिस्तान में है और कहाँ पर? सिंध प्रांत में है और ये जो है मोहनजोदाड़ो से बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो ये भी सिंधु नदी के किनारे था। और याद रखना, ये जो चाहूदड़ो था इसे औद्योगिक नगर कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें यहीं पर बनाई जाती थी। तो क्या बनती थी? देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प और उत्पादन में संलग्न थी। मतलब यहाँ पे शिल्प का उत्पादन होता था हर चीज का। मतलब ये एक औद्योगिक नगर था। कौन? जो है चाहूदड़ो, जैसे आज का कानपुर हो गया, ऐसे शहर। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। तो इस जो स्थल है यहाँ पे मोहरें बनती थी, बाट बनाया जाता था, ईंटें बनाई जाती थी, शंख बनाया जाता था। सारा काम कहाँ होता था? चाहूदड़ो में होता था। आगे है, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। जो है कार्निलियन सुंदर लाल रंग का जेप्सर जो है स्फेटिक क्वार्टर्स तथा सल्खड़ी जैसे पत्थर। याद रखना, अब आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग हुआ है, तो याद रखना कार्नी जो है लियन नामक पत्थर का उपयोग हुआ है, जेस्पर नामक पत्थर का उपयोग हुआ है, स्फेटिक नामक पत्थर का उपयोग होता है और क्वार्टर्ज तथा सेलखड़ी नामक पत्थरों का उपयोग हुआ है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बहुत लोगों का गलत हो जाएगा। तो इतने प्रकार के पत्थर का उपयोग हड़प्पा के निवासियों ने किया है। आगे लिखा है, जैसे पत्थर तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु। इस काल में तांबे का यूज करते थे, एक कांसा नई धातु का यूज करते थे और सोना जैसी धातुओं का यूज किया। जबकि तथा शंख और फायंस जैसी पक्की मिट्टी और सभी प्रकार के मनके बनाने में प्रयोग होता था। कुछ मनके 2 या उससे भी अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार,
बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित अवस्था में। तो जो आभूषण को ही मनका कहते थे, आप ये देख सकते हैं आजकल भी ऐसे ही आभूषण आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो छोटे छोटे जो मनके थे इन्हीं को जोड़ करके आभूषण को बनाया जाता था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। आगे लिखा है कुछ को उत्कीर्ण और चित्रकारी मतलब चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए। तो कुछ जो है ऐसे मनके बनाए गए जिस पर रेखा चित्र उकेरे गए। यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितने इसमें रेखाएं बनी हैं, अलग अलग डिजाइन बनाए गए हैं। ऐसे ऐसे पात्र उस समय डिजाइन किए जाते थे। इसका मतलब उस समय के लोग तकनीक में डिजाइन को भी जानते थे। आगे लिखा है मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर था, सेलखड़ी मतलब चूना पत्थर पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूड़ के लेप को सांचे में ढाल कर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों से दर्शाया गया है कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तो इस समय जो मनके बनाए जाते थे वो अलग अलग पत्थर का उपयोग करके बाद में उसे जो है आग में जला करके उसको और पक्का करते थे। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप से दिया जाता था। घिसाई करते थे, पॉलिश करते थे और उसमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चाहूं दड़ो लोथल कहाँ है गुजरात में, और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं जिसे मनकों में मतलब इन सब चीजों में छेद किया जाता था। आगे है, यदि आप चितवन में नागेश्वर कहाँ है, नागेश्वरन है आपका गुजरात में, और बालाकोट कहाँ है पाकिस्तान को चिन्हित करें तो आप नागेश्वरन और बालाकोट को मैप पे यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चिन्हित कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। तो आप समुद्र तट के समीप आप देख सकते हैं। शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछरियां और जो है पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। तो चूंकि समुद्र किनारे दोनों क्षेत्र हैं, इसका मतलब वहां से सामान दूसरे क्षेत्र पर स्थान पर ले जाते थे और दूसरी बस्ती तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चहूदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता होगा। इसका मतलब है कि आंतरिक व्यापार यहाँ करते थे। अब यहाँ देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ मूर्ति बनाई गई है, महिला की मूर्ति है, और इसमें आंख को या जो है जितने भी चीजों को बनाया गया है इसमें अलग से मिट्टी को लगा करके केवल चिपका दिया गया। तो आंख को मिट्टी गोल करके चिपका दिया गया इसमें। तो ऐसे ही मूर्तियां उस समय बनती थी और कई डिजाइन भी इसमें किया गया है आभूषण के रूप में। तो ऐसे ही मूर्तियां उस समय बनाई जाती थी। अब है आगे उत्पादन केंद्रों की पहचान। तो हड़प्पा सभ्यता में उत्पादन केंद्र कौन कौन से थे, तो लिखा है शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। प्रशस्त पिंड, पूरे शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट। ठीक है, यहां तक कि कूड़ा करकट शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो शिल्पकारी होती है तो बहुत सारे पत्थर के टुकड़े टूट जाते हैं तो उनको जगह फेंक देते हैं, तो उनको हम कूड़ा करकट कह सकते हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे एक कलाकारियां होती थी। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। मतलब शिल्प उत्पादन कार्य ऐसा नहीं है कि केवल एक दो स्थान पर होता था, मतलब हर क्षेत्र में होता था। ऐसे साक्ष्य वहां पाए गए हैं।
अब यहाँ देख सकते हैं ये तांबे और कांसे के बर्तन हैं। तो तांबे और कांसे के बर्तन उस समय ऐसे ही बना करके यूज करते थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोग धातु के बारे में भी अच्छे से जानते थे। आगे लिखा है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां क्या थीं। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। मतलब यहाँ पे कच्चे माल का ही प्रयोग करके शिल्प उत्पादन होता था। तो कच्चा माल कहाँ से लाते थे? हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य क्षेत्र जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जड़ोधक मैदान से बाहर के क्षेत्रों में मंगाने पड़ते थे, जैसे दक्षिण भारत से। बैलगाड़ियों से मिट्टी के बने खिलौनों के प्रति रूप संकेत करते हैं कि यह सामान और लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा उसकी जो है उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। तो इस समय याद रखना, जो व्यापार होता था वो सड़क मार्ग से और नदी मार्ग से दोनों तरीके से होता था। आंतरिक व्यापार किया जाता था जिसमें नदियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता था। आगे लिखा है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे के आने वाले माल। तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? तो याद रखना, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सब पूरा क्षेत्र शामिल है तथा उसके आगे से आने वाले माल। तो मतलब कि भारत के क्षेत्र में और भारत से बाहर कहाँ कहाँ से कौन कौन से सामान लाए जाते थे शिल्प उत्पादन के लिए हड़प्पा वासियों द्वारा, अब उसके बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। तो लिखा हुआ है कि हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट से में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियां स्थापित थी। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे जैसे जरका सुंदूर अफगानिस्तान में सोतुगोई, यहाँ से भी जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के जो है निकट स्थित था। तो जो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में नीले कलर का लाजवर्द नामक पत्थर का यूज करते थे। वो कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान के सोतुगई से आता था। लोथल जो है कार्निलियन गुजरात में भड़ोच, सेलखड़ी दक्षिण भारत और उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान से स्रोतों के प्रमुख निकट स्थल थे। मतलब ये हुआ, जो पत्थर कार्निलियन पत्थर था वो कहाँ से आता था? लोथल से। सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान से और उत्तरी गुजरात से आता था। धातु अर्थात तांबा कहाँ से आता था? तो राजस्थान से आता था। ये प्रमुख केंद्र थे कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी जो अचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। मतलब यह हुआ कि तांबा कहाँ से मिलता था? तो राजस्थान के खेतड़ी से, और सोना दक्षिण भारत से हड़प्पा वासी लाते थे। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरा वस्तुएं जैसे संपर्कों की संकेतक थीं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को प्रत्नविदों ने गानेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया था। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुएं भी असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ठीक है, अब यहाँ मैप देख सकते हैं। यह पूरा मैप दिया है यहाँ पर दक्षिण एशिया का। ठीक है, पूरा ये एशिया का मैप है, पश्चिमी एशिया का मैप है आपका। ये लोथल है, तो लोथल बंदरगाह हड़प्पा का था। ये हड़प्पा नगर है। और याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या नाम देते थे? मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। ठीक है, यहाँ सुतकांगे डोर बंदरगाह है। ठीक है, अब यहाँ से जो है व्यापार होता था, तो यह व्यापार होता था इस क्षेत्र में। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जिसे हम सुमेरियन सभ्यता कहते हैं, यहाँ से व्यापार किया जाता था ऐसे। ठीक है, और याद रखना, ये सब जो है, जो आपका ये बहरीन नामक देश है उसे उस समय दिलमुन कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपका है भूमध्य सागर, ये आपका लाल सागर होते हुए ये लोग यहाँ सब व्यापार किया जाता था। तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये पश्चिमी एशिया को इस मैप में के माध्यम से समझाया गया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे हड़प्पा के लोगों द्वारा। तो ओमान में ये लोग करते थे लोथल से। इसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान से लोग व्यापार करते थे और जो है धातुओं को लाते थे। मेसोपोटामिया जो इराक में है, दजला फरात नदी है जिसे कहते हैं, वहां से ये लोग जो है फारस की खाड़ी होते हुए ये लोग व्यापार यहाँ करते थे। ठीक है,
आगे लिखा है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। जो सुदूर मतलब होता है दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क कैसे था? तो हाल ही में हुए पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। तो ओमान अभी आपको मैंने दिखाया, तो ओमान से भी ये लोग क्या लाते थे? तो तांबा लाते थे। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में जो है निकल के अंश मिलते हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के जो है रिसाव को रोकती हैं। हमें यह नहीं पता है कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें से रखे सामान को ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। इसका मतलब विनिमय के द्वारा इन लोगों ने प्राप्त किया था। तो ये आप ये देख सकते हैं, जो ये मिला है ये ओमान का है और हड़प्पाई जो है क्षेत्र में पाया गया। तो अनुमान ये लगाया गया कि ये जो है ये ओमान से व्यापार करते थे और ओमान से ही ये जो है कहाँ आया था? तो ये भारत आया था। ठीक है, और ओमान कहाँ है? तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा क्षेत्र ओमान कहलाता था। ठीक है, तो ओमान से भी व्यापार हड़प्पा के वासी करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी मोहरें मिली हैं और इन मोहरों पे आप देख सकते हैं जैसे मेसोपोटामिया में एक मोहर पाई गई है, इस पर कुबड़ वाले बैल, जो आप देख सकते हैं कुबड़ वाले बैल को यहाँ पर दिखाया गया। तो इसका मतलब है कुबड़ वाला बैल हड़प्पा के लोग यूज करते थे। तो ये यहाँ पर मेसोपोटामिया कैसे पहुंचा? तो इसका मतलब है कि व्यापार के माध्यम से यहाँ पर पहुंच गया है। ठीक है, आगे लिखा है 3री 7 शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में जो है मागान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। तो याद रखना उस समय जो है ओमान को क्या कहते थे? मागान कहते थे। नामक क्षेत्र से तांबे के आवागमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरें, बाट, पासे और तथा मनके शामिल हैं। ठीक है, इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, तो दिलमुन किसे कहते थे? बहरीन द्वीप को। मगान तथा मेलुआ किसे कहते थे? हड़प्पा सभ्यता। संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। ठीक है, यह लेख मेलुआ से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्निडियल, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुआ के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक का बताता है। ठीक है, लिखा है आगे कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। राजप्रसाद मतलब महल तक। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहते थे। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों और नावों के चित्रांकन पाते हैं। तो इसका मतलब है कि उस समय लोग इसका यूज करते थे। आप यहाँ देख सकते हैं बहरीन में मिला गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य है कि दिलमुन स्थानीय बाट हड़प्पाई बाट का अनुसरण करते थे। तो ये वहां पे पाया गया जहाँ पे एक सींग वाला पशु पाया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस काल के लोग ऐसा करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाव के चित्र वाली एक मोहर पाई गई है, इस पे नाव बनाई गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस समय लोग नाव का भी यूज करते थे, उपयोग करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जो है नाव के माध्यम से व्यापार किया जाता था। ठीक है, ये आप लिपि देख सकते हैं, एक यहाँ पट पाया गया है, ये कुछ नाम लिखे गए हैं। अब ये क्या लिखा गया है इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो एक प्राचीन सूचना पट पाया गया है, ये धौला बीरा से पाया गया। तो ये चीज पढ़ा भी नहीं जा सका है, लेकिन आगे चल के अगर कभी इसका अर्थ समझ में आए तो ये पता चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन अभी आज तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। आगे लिखा है मोहरें, लिपि तथा बाट। तो मोहरें, लिपि और बाट के मामले में सिंधु सभ्यता में क्या था? लिखा है मोहरें और मुद्रांकन। तो मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबा दिया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस
थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकन से जो है प्रेषक की पहचान का भी पता लगता था। मतलब यह हुआ कि जब सामान कोई भेजते थे जो उसमें मोहर लगा देते थे, और तो जो मोहरें होती थी तो मोहरों पे जो लगा देते थे बोरी पर, तो मुद्रांकन हो जाता था जिससे कोई बोरी खोल नहीं सकता था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जो है मोहर पाई गई है। कहाँ से? तो ये रोपड़ से पाई गई है। ठीक है, आगे लिखा है एक रहस्यमय लिपि। रहस्यमय लिपि क्या है? तो लिखा है सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम अथवा पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं, जबकि मतलब हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह एक वर्णमालीय जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। तो लगभग 375 से 400 के बीच में यहाँ पे चिन्ह पाए गए हड़प्पा में, अलग अलग, जो किसका क्या संकेत है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि जो है दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा जो अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है। इससे लगता है कि उत्कीर्ण से दाईं ओर से लिखना आरंभ करते थे और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ जाता था, जैसे आज हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है, जैसे मोहरें, तांबे के औजार, मर्तबानों के जो है अवध जो है, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पत्र। याद रखिए, हो सकता है कि नग्न जो है नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी, मतलब यहाँ साक्षरता थी या नहीं थी, यह अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है बाट। बाट क्या था? तो नाप तौल के लिए बाट का यूज किया जाता था। तो बाट का प्रकार क्या था? तो लिखा है विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः जो है चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो चट नामक पत्थर से क्या बनते थे? बाट बनाए जाते थे, जो आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले जो है मानदंड द्विआधारी, मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 2 है 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पल्ले भी मिले हुए हैं, तो इसका मतलब है धातुओं का नाप तौल भी इस काल में होता था। ठीक है, आगे है प्राचीन सत्ता। अब हम राजनीतिक की रूपता की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले, जैसा कि मृदभांडों, मोहरों, बाटों या ईंटों से स्पष्ट है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। तो मतलब यह हुआ कि हर जगह जो ईंटें प्रयोग होती थी, हर केंद्र पर ईंट एक समान प्रकार की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त कई ईंटें तथा विशाल जो दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन से संगठन संगठित करता है? याद रखना, जो मजदूर वर्ग है उसी ने इसको बनाया था। प्रसाद और शासक। तो प्रसाद मतलब होता है राजमहल और शासक मतलब राजा। लिखा है सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातत्वविद विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदाड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। तो याद रखना, जो विशाल भवन पाया गया था राजा का, उसी को प्रसाद कहा जाता है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। तो याद रखना, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पे पुरोहित भी होते थे जो राजा को आदेश देते थे। जो आप ये देख सकते हैं, एक पुरोहित राजा, मतलब एक पुरोहित राजा की जो मूर्ति पाई गई है, आप देख सकते हैं इनमें दाढ़ी कैसे सेट की गई है, मूछें कैसे बनाई गई हैं, बाल को कैसे सेट किया गया है। और यार देखना, इस पे आधे कपड़े को पहनाया गया, आधा कपड़े ढका गया है, और इस पर 3 फूल वाले पत्ती का जो है इसमें डिजाइन भी किया गया है। ठीक है,
आगे लिखा है जो है संज्ञा दी गई और यह नाम आज भी प्रचलित है, ठीक है। आज भी उसको हम क्या कहते हैं, यही पुरोहित कहते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु सभ्यता में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे कि ये जो है पृष्ठ संख्या 23 पर हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी हैं और ना ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी या नहीं होती थी, ठीक है। आगे लिखा है कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में जो है शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मेसोपोटामिया, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग अलग राजा थे। मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है, कोई स्पष्ट चीज नहीं है क्योंकि हम साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए हैं। कुछ कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरातत्वविदों में समानताओं नियोजित बस्तियों के साक्ष्य ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप जो है संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता है कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए अथवा क्रियान्वित किए जाते रहे होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ जो नियोजित बस्तियां पाई गई, एक प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया, एक प्रकार के निश्चित अनुपात का था, बस्तियों के कच्चे माल का स्रोत जो था। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे एक ही राजा था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा नहीं थे। आगे लिखा है सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक जो है चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र जो है 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में आए। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जैसे हड़प्पा की मतलब सभ्यता की विशिष्ट पुरातत्वविदों बाटों, मोहरों और विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषता भी समाप्त हो गई थी। सामान्यतः छोटी वस्तुओं के निर्माण के लिए जो है थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया गया था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया था। तो पतन की ओर धीरे धीरे ये जाने लगा। कुल मिलाकर के पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति कहा गया। तो मतलब हड़प्पा जब सभ्यता नष्ट हो गई तो वह एक ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आगे लिखा है यह परिवर्तन कैसे हुए। इस विषय में कई जब व्याख्याएं दी गई हैं, इनमें जलवायु परिवर्तन मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन में कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार था, कुछ लोग कहते हैं वनों की कटाई जिम्मेदार था, कुछ लोग कहते हैं अत्यधिक बाढ़ आ गई थी, नदियों का सूख जाना ये भी कारण था, कुछ लोगों ने बताया मार्ग बदल लेना, कुछ लोगों ने बताया भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित था। तो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई एक कारण नहीं है। इनमें से कुछ कारण जो है कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये भी हमें जानकारी अभी अधूरी है। ऐसा लगता है कि इस सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों, मृदभांडों तथा के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों के पतन और परित्याग जैसे परिवर्तनों ने इस जो है तर्क को बल दिया। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक प्रयास तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। मतलब मेरा कहना है पतन के बारे में हमें सही से जानकारी अभी नहीं दी गई है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो उत्तर जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और यहाँ पे एक झूकर संस्कृति का विकास हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक स्वात क्षेत्र का विकास हुआ। यहाँ रंगपुर में कई बस्तियां बसाई गई गुजरात पर। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण सभ्यता का इसके बाद विकास हो गया हड़प्पा सभ्यता के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है
हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? तो लिखा है कि अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी यह भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने हर सभ्यता की खोज की थी। तो इसकी खोज कैसे की गई, ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है। लिखा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में शताब्दियों बाद रहना आरंभ किया तब वो यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। मतलब जब यहाँ इस सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई, हड़प्पा सभ्यता, तो जो लोग वहां आके बसे, तो जब कुछ भी खुदाई उदाई होती थी या जुताई होती थी, जो भी चीजें मिलती थी, तो उसको ये समझ ही नहीं पाते थे कि सबकी सभ्यता का ये जो है वस्तु रही होगी। तो ये मतलब अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ। आगे लिखा है, कनिंघम का भ्रम भ्रम। कनिंघम कौन थे? तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर थे, जनरल कनिंघम थे। इनके अंदर भ्रम क्या पैदा हुआ? लिखा है कि जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मतलब खोजों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्यिक या अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। जहां तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक उनके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। ठीक है, आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उन्होंने जो है 4वीं से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उप महाद्वीप पे आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण पर लेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की होती थी। तो वो इसी में पर जो है मतलब इस इतिहास को जानने का प्रयास किया। आगे है, हड़प्पा जैसा पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। क्योंकि जो चीनी यात्री हमारे यहाँ आए, उन्होंने बहुत सारे नगरों का जो है उल्लेख किया, लेकिन हड़प्पा का उल्लेख उन लोगों ने नहीं किया। ये भ्रम किसके अंदर पैदा हुआ? कनिंघम के अंदर। इसीलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी यह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिसमें वो परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों को इस तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ होता है। ठीक है, हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। तो हड़प्पा के महत्व को समझने में कौन चूक गया? तो कनिंघम महोदय ने। आगे लिखा है, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। लिखा है, कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। अब इनके महत्व को समझना मतलब समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद रखाल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदाड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों स्थल एक ही पुरातत्वविद संस्कृति के भाग थे। मतलब हड़प्पा और जो है मोहनजोदाड़ो दोनों एक ही संस्कृति के भाग थे, क्योंकि दोनों जगह पर एक ही प्रकार के क्या पाए गए? अवशेष पाए गए। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई थी, उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल थे, याद रखना। जैसा कि NH राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे 3000 वर्ष
पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मोहम मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पाई पुरास्थलों पर मिली मोहरें जैसे तब तक पहचानी नहीं जा सकी थी मोहरें मिली थी। ठीक है, इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली पर यह भी है कि वह मोहन मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो जो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता थी वो हड़प्पा की समकालीन थी और मेसोपोटामिया कहाँ थी? इराक में थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वह भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वह यहाँ यूनान और क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। किसके अंदर? मार्शल के अंदर। एक यहाँ जानकारी दी गई है, पुरास्थल, टीले और अस्तर क्या होते हैं? तो पुरातत्वविद पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। मतलब कि जो कोई स्थल जो कई दिन के बाद खोजा जाता है, कोई नगर, तो इसे हम पुरास्थल कहते हैं। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिसे टीला कहा जाता है। ठीक है, जो ऊंचा क्षेत्र होता है। अल्पकालीन या स्थानीय परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ठीक है, तो वहाँ कई स्तर पाए जाते हैं क्योंकि टीला कई सालों में जमा हो जाता है, तो ऐसे कई स्तर पाए जाते हैं, तो उसे हम टीला कहते हैं। और कई लेयर होती तो उसे हम स्तर कहते हैं। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इसमें मिली पुरा वस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग स्तर पाए गए। ठीक है, प्रत्यक्षता स्तरों जैसे कि बंजर स्तर कहा जाता था कि पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव में की गई थी। ठीक है, आगे लिखा है, सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर मतलब सबसे नीचा जो लेयर है प्राचीनतम और सबसे ऊपर वाला नवीनतम होते हैं। जैसे मान लो मिट्टी का एक लेयर यहाँ जमा हो जाए, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो इसे हम स्तर कहते हैं। तो जो सबसे नीचे सबसे प्राचीन है, जो सबसे ऊपर सबसे नवीन है। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरा वस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों में से संबंध किया जा सकता है, जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता चल जाता है कि यहाँ कितने संस्कृति के लोग आकर के रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ स्तर को देख सकते हैं। ये देखिए, पहला स्तर, दूसरा स्तर, ऐसे ही स्तर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ अलग अलग सभ्यता के लोग अलग अलग समय में बसे हैं, एक टीला का निर्माण कर दिया है। ठीक है, आगे लिखा है, मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान जो है परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों के से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरातन वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है। ठीक है, आगे लिखा है, नई तकनीकें तथा प्रश्न। तो लिखा है 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने जो है RES व्हीकल ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। मतलब यह हुआ कि जॉन मार्शल ने पूरे टीले का अध्ययन किया, जबकि जो है व्हीलर ने एक एक स्तर का अध्ययन करना शुरू किया। ठीक है, साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेशन भी किया। ठीक है, आगे लिखा है, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान में क्षेत्र में हैं। मतलब अधिकांश क्षेत्र कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों के चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई और पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों में हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुए धोलावीरा की खोज वहां के अन्वेषण और
उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी है, मतलब अभी भी खुदाई जारी है और खोजा जा रहा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में अधिकांश क्षेत्र चला गया इसलिए इसकी खुदाई अधूरी रह गई, उतना अच्छा से काम नहीं हो पाया। आगे है, इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए, जहां कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक थे, वहीं कुछ और विशेष जो है पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे चिन्हित कारणों को समझने का प्रयास करते थे। वह पुरा वस्तुओं रूपी निधि से भी जूझने में और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते थे। 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरास्थल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती गई और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों स्थलों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वह आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं, जिसमें मिट्टी, पत्थर, धातुएं, वस्तुएं और वनस्पति तथा जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। यह अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं, मतलब हो सकता है कि भविष्य में कुछ हमें और अच्छा चीज वहां देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, लिखा है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। तो लिखा है, जैसा कि हमने देखा है कि हड़प्पाई लिपि से एक प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि हड़प्पाई लिपि को हमने पढ़ ही नहीं पाया, तो इस सभ्यता के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिल पाई। बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृदभांडों, औजारों, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान सड़ जाते हैं, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, ये सब सड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन मृदभांड तो, औजार तो बचा रहेगा ना। ठीक है, जो वस्तुएं बच जाती हैं वह पत्थर, पक्की मिट्टी और धातु। तो इसी से हमें इतिहास की जानकारी मिल पाई। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी, मतलब उनका पुनः उपयोग कर लेते थे। परिणाम स्वरूप जो वस्तुएं जो है बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिली हैं, मतलब जिनका खंडन नहीं हुआ है, या तो वह अतीत में खो गई या फिर संचय के पश्चात अभी दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकी हैं। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपित की बजाय संयोगित होती हैं, मतलब कुछ अभी भी अधूरा काम रह गया है। खोजों का वर्गीकरण। तो लिखा है, पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक जो है उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों है, या अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। मतलब है कि जब कोई वस्तु मिलती थी तो उसका सही अनुमान भी नहीं लगा पाते थे कि वो किस प्रयोग के लिए इस्तेमाल हो रही है। आगे लिखा है, किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी जो है समानता पर आधारित होती थी। मन के चक्कियां, पत्थर के फलक, पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ में परीक्षण के माध्यम से करते थे जिसमें वह मिली थी। क्या वह घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में, यह भी पता लगाना कठिन काम था। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता था। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पाई स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर करना पड़ता। मतलब यहाँ कपड़ा नहीं पाया गया है, लेकिन कुछ कपास के टुकड़े पाए गए, तो कपड़े के तो मान लिया गया कि यहाँ के लोग कपास का प्रयोग करते थे। आगे लिखा है, पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखा को विकसित करना पड़ता था। हमने देखा है कि पहली बार हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका था जब तक पुरातत्वविदों को उसमें समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी और मोहर मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना, दोनों के संबंध थे, तो मतलब काफी परेशानी हुई इस सभ्यता को जानने में। व्याख्या की समस्या। हड़प्पा सभ्यता को समझने में एक व्याख्या की समस्या आई। क्या आई? तो लिखा है, पुरातात्विक व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे अधिक
धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आई। मतलब यहाँ धार्मिक मान्यता के समय में प्रमाण लोगों के पास अधूरा था, लेकिन धर्म को क्या कैसे इसको इंगित किया जाए। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थीं संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इसमें आभूषण से लदी हुई नारी की मिंड मूर्तियां, जिनमें कुछ शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल था। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे ये मूर्ति पाई गई और इसके ऊपर कुछ ऐसा लगा दिया गया जो विशिष्ट अलग था इसके सर पे, तो इसे हम नाम क्या दिया गया, मातृ देवी की मूर्ति नाम दिया गया। तो यहाँ लिखा भी है, इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों के दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिसमें से उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं के अनुष्ठानिक महत्व का माना था, जिसमें विशाल स्नानागार, कालीबंगा और लोथस से मिली वेदिकाएं सम्मिलित हैं। तो लोथस से और कालीबंगा से वेदिकाएं पाई गई, तो अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग पूजा हवन भी करते रहे होंगे। ठीक है, यह अनुमान लगाया गया। आगे मोहरों, अब मोहरों की बात कर लें, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण में धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधों उत्कीर्ण थे, मान्यता अनुसार प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं। मतलब यह हुआ कि यहाँ पेड़ पौधों के चित्र पाए गए थे, मतलब यह हुआ मोहरों पर, ये मतलब यह हुआ कि यहाँ के लोग प्रकृति पूजक थे और पेड़ पौधों की पूजा करते थे। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक सिंगरी कहा जाता है, काल्पित और संक्षिप्त लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसमें पालथी मार करके योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा बताया गया है, जिससे ये मूर्ति भी है, इसके बारे में बताते हैं। को आंध्र शिव या हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लिंग और योनि की भी पूजा होती थी। अब आप इस मूर्ति को देखिए, ये पलथी मार के एक व्यक्ति बैठा है, जिसे हम आंध्र शिव नाम दिया गया। ठीक है, इसके दो तरफ दो जानवर बने, चार जानवर बने हैं। यहाँ पे हाथी है, यहाँ पे बाघ है, यहाँ पे आपका याद रखना भैंसा है और ये गैंडा है। तो चार जानवर हैं, और नीचे यहाँ पे नहीं दिखाया गया, यहाँ पे हिरन बना हुआ है। तो इस मोहर जो पाई गई है, मोहनजोदाड़ो से पाई गई है, इसे हम भगवान शिव की मोहर या मूर्ति मानते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो शैव धर्म है वो हड़प्पा सभ्यता से उसका विकास हुआ, कुछ लोग का ऐसा मानना है। आगे लिखा है, उदाहरण के लिए आइए हम आंध्र शिव मोहरों को देखें। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के 20 संस्कृत में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम था। ठीक है, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति, सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी, और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के वितरण में मेल नहीं खाता है। फिर भी क्या कोई समन है, जैसा कि कुछ विद्वानों का सुझाव दिया गया है। तो कहने मतलब यह है कि जो ये मूर्ति पाई गई है, ये मोहर पाई गई है, भगवान शिव की मोहर के रूप में इंगित किया जाता है। जैसा भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उनको कई पशुओं से प्यार था और वो कई पशुओं से उनका लगाव था। ठीक है, यहाँ कुछ डेट दी गई है, उसको देख लेते हैं। लिखा है, आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड। ठीक है, तो याद रखना 20 लाख वर्ष से लेकर वर्तमान पूर्व तक निम्न पुरा पाषाण काल था। 80 हजार तक लेके मध्य पुरा पाषाण काल, और 35 हजार तक उच्च पुरा पाषाण काल। 12,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल था, और 10,000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल था, जिसमें कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई। 6,000 ईसा पूर्व में ताम्र पाषाण काल था, जहां तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया, पत्थर के साथ किया गया। 2600 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता, और 1000 ईसा पूर्व में आरंभिक लौह काल, महापाषाण स्वादांग काल था। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक आरंभिक ऐतिहासिक काल था। ठीक है, दूसरा आगे बढ़ते हैं। लिखा है, 1875 में क्या हुआ था, तो हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आई थी। 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ किया गया। 1925 में मोहनजोदाड़ो में उत्खननों का प्रारंभ हुआ। 1946 में व्हीलर द्वारा हड़प्पा के उत्खनन कराया गया। 1955 में क्या किया गया, तो
SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का काम किया गया। ठीक है, फिर 1960 में क्या हुआ, तो बीबी लाल और बीके थॉमस द्वारा कालीबंगा का उत्खनन कराया गया। 1974 में MR मुगल द्वारा जो है बहाबलपुर में अन्वेषण कार्य कराया गया। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त उपदल द्वारा मोहनजोदड़ो में अन्वेषण कार्य किया गया। 1946 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन प्रारंभ किया गया। तो कुछ ऐसे डेट थी, इनको भी आपको हमें याद रखना है। तो हमारे चैनल द्वारा पूरा चीज को बता दिया गया है, इसको अच्छे से देखना। लगातार आपको एनसीईआरटी की क्लास मिलती रहेगी। आप देख सकते हैं हड़प्पा में जो है एक हड़प्पाई शवादान मिला हुआ है, जहां पर एक आदमी को दफनाया गया है और उसके साथ कुछ जो है बहुमूल्य चीजों को भी रख दिया गया है और ऐसा अनुमान लगाया गया कि परलोक में इसका उपयोग करेगा। तो इस हड्डी को यहाँ पर पाया गया, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये कंकाल ये हड़प्पा से मिला हुआ है। तो हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आपको मिलती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।